Welcome back to your aspirants. So today we will discuss here John Milton's MCQs regular practice set. ठीक है, so वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए. क्वेश्चन नंबर 1. In which poem Milton has given his views on poetry? किस पोएम में मिल्टन ने अपने पोइट्री से रिलेटेड व्यूज दी है? लिसिडस, पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज रिवेंज, सैमसन एगोनिस्ट. लिसिडस राइट आंसर हो जाता है क्योंकि इसको ही लिरिकल पोइट्री भी माना जाता है. लिसिडस एक पोएम जिसको मिल्टन ने 1637 में लिखा था एज अ पेस्टोरल एलेजी. इसको सबसे पहले 1638 के कलेक्शन ऑफ एलेजीज में हमें देखने को मिलती है और इसको उन्होंने उनकी सी में जब शिप सैंक हुआ था तो उनकी याद में 1637 में उन्होंने ये पोएम लिखी थी और जो कि 1638 के कलेक्शन ऑफ एलेजीज में ये आई थी. इसकी थीम के बारे में बात करते हैं. इस पोएम में पोएट मॉर्न करते हैं लॉस ऑफ अ वर्चुअस एंड प्रॉमिसिंग यंग मैन का. ठीक है, जो उनके जो शुरुआती दिनों में उनके साथ था. और ये जो पेस्टोरल एलेजी है लिसिडस एज अ शेफर्ड, इसमें उन्होंने वर्जिल्स का जो एक्लॉग है वहां से उठाया है ये कैरेक्टर. मिल्टन्स म्यूजेस ऑन फेम यानी कि द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंट एंड हेवनली जजमेंट इसकी थीम यहाँ पर कंसीडर की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इज इल और पेंसिव मैन, हैप्पी और चीयरफुल, मैन ऑफ जॉली नेचर, मैन ऑफ रिजर्व्ड नेचर. राइट आंसर हो जाता है बी. एल एलिग्रो एक पेस्टोरल पोएम है जिसका मतलब होता है हैप्पी और चीयरफुल मैन, जिसको जॉन मिल्टन ने 1645 की पोएम्स में पब्लिश कराया था. ठीक है, और ये इटालियन में इसका मीनिंग होता है हैप्पी मैन. इसमें जो ये पोएम है एल एलिग्रो, विलियम ब्लेक मिल्टन्स की पोएट्री से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और उनकी पर्सनैलिटी से. इसीलिए ये जो दोनों पेयर पोएम आती है एल एलिग्रो एंड सेकंड पेंसेरोसो, इस पर उन्होंने अपने विचार दिए थे. विलियम ब्लेक ने अपने जो इलस्ट्रेट किया था उनके जो विचार थे उन्होंने 1804 से लेकर 1810 के बीच लिखे थे. ठीक है, इट्स हीरो इज जॉन मिल्टन. मिल्टन उनका ये वर्क था और जॉन मिल्टन इसके हीरो थे. और चार्ल्स विलियर्स स्टैनफोर्ड जो थे एल एलिग्रो और सेकंड पेंसरोसो से जो उनकी ये टू पोएम्स थे मिल्टन की फिफ्थ सिम्फनी को उन्होंने टाइटल्ड किया था. तो इसको आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मीनिंग ऑफ सेकंड पेंसरोसो इज क्या होता है? सेकंड एंड पेंसिव मैन, अ हैप्पी मैन, एन अगली मैन, अ वेरी हैंडसम पर्सन. सो राइट आंसर हो जाता है सेकंड एंड पेंसिव मैन मींस द थिंकर. जॉन मिल्टन ने इसको 1645 और 1646 के क्वार्ट ऑफ वर्सेस में पब्लिश कराया था. इसको द पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन में पब्लिश कराया गया था हम्फ्रे मोस्ले, जो कि माना जाता है कि ये एडिटर भी थे और ये इन्होंने ज्यादातर पोएम्स जॉन मिल्टन की पब्लिश कराने का काम किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रो एंड सेकंड पेंसरोसो आर टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है ये? माइथोलॉजी. राइट आंसर हो जाता है म्यूजिकोलॉजी से ये टाइटल्स उन्होंने लिए हैं. ये एक लिरिक पोएम है और जो कि सेंटरिंग ऑन मर्थ एंड मेलनकॉली, ये जो कि मर्थ और मेलनकॉली पर बेस्ड है यानी कि सेंटर्ड है. तो म्यूजिकोलॉजी इसका राइट आंसर होगा. हु सेड अबाउट मिल्टन दिस मैन कट्स अस ऑल आउट इन द एंशिएंट टू, किसने मिल्टन के बारे में कहा था दिस मैन कट्स अस ऑल आउट, इसने सभी को कट कर दिया इन द एंशिएंट टू, जो पुराने थे उनको भी. जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पॉप, थॉमस ग्रे, डॉक्टर जॉनसन. अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है तो वहां भी हमने ये डिस्कस किया था. जॉन ड्राइडन इसका राइट आंसर हो जाता है. जब इन्होंने पैराडाइज लोस्ट लिखी थी उसको पढ़ने के बाद जॉन ड्राइडन ने ये रिमार्क दिया था दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्पिरिट? कौन सी पोएम्स इनमें से जॉन मिल्टन की एलिजाबेथन स्पिरिट से फुल है, जॉयस इन नेचर है? हॉटन पोएम्स, पोएम्स आफ्टर गेटिंग ब्लाइंड, पोएम्स रिटन आफ्टर कमिंग फ्रॉम प्रिजन, पोएम्स रिटन ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ पीरियड. राइट आंसर हो जाता है हॉटन पोएम्स, जिनको मीन्स ऐसी पोएम्स जो उन्होंने हॉटन में रहते हुए लिखी थी उनको हॉटन पोएम्स भी माना जाता है. और उस समय को हॉटन पीरियड के मिल्टन उनका जो माना जाता है. कहीं कहीं इस में उन्हें एल एलिग्रो, सेकंड पेंसिलिसो, आर्केड्स कोई हॉटन पीरियड्स या हॉटन पोएम्स माना जाता है. Which one of these described Milton's Paradise Lost as the dream of a Puritan fallen over his Bible? किसने उन्हें डिस्क्राइब किया था मिल्टन्स के पैराडाइज लोस्ट को कि ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन ओवर हिज बाइबल? लेमरटाइन, जेसी लैंसन, नॉर्थ ऑफ फ्राई या जैक्स टेरिडा. राइट आंसर लेमरटाइन हो जाता है जो कि एक फ्रेंच राइटर पोएट थे फ्रांस के. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एरियोपेजिटिका इज ऑल अबाउट, एरियोपेजिटिका किस बारे में है? फ्रीडम ऑफ प्रेस,
फ्रीडम ऑफ मैन, फ्रीडम ऑफ वुमेन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो एरियोपेजिटी का एक ट्रैक्ट है जिसको जॉन मिल्टन ने 23 नवंबर 1644 में पब्लिश कराया था इंग्लिश सिविल वार के ड्यूरिंग, जब गृह युद्ध हाइट पर चल रहा था। और ये उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए लिखी थी, यानी कि जो स्पीच है और एक्सप्रेशन की फ्रीडम होनी चाहिए, ये एक ट्रैक्ट था जिसको उन्होंने 1644 में लिखा था। यहाँ पर 1644 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज मिल्टन रॉट हिज ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ये जो ऑड है उनका, ये मिल्टन ने कब लिखा था, किस एज में लिखा था? 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, 22 ईयर्स, 23 ईयर्स। राइट आंसर हो जाता है 21 ईयर्स में उन्होंने ये लिखा था। ये जीसस क्राइस्ट पर उन्होंने लिखी थी, उनकी याद में जो उनके साथ इंसिडेंट और इवेंट्स घटित होते हैं उन पर ये लिखी थी दिसंबर 1629 में, जब वो 21 ईयर्स ओल्ड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ पैराडाइज लोस्ट इज। पैराडाइज लोस्ट की थीम कौन सी मानी जाती है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मैन्स गोइंग टू हेल, सैटन्स ब्रेवरी, मैन्स रिवॉल्ट अगेंस्ट गॉड। राइट आंसर हो जाता है, जो पैराडाइज लोस्ट है उसकी थीम है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, पैराडाइज लोस्ट एक एपिक पोयम है जिसको ब्लैंक वर्ड्स में 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन ने लिखा था, जिनका टाइम पीरियड 1608 से 1674 तक का माना जाता है। फर्स्ट वर्जन इसका 1667 में आया था, जिसमें 10 बुक्स कंसिस्ट की जाती हैं और 10,000 लाइन्स ऑफ वर्ड्स इसमें रखे गए थे। सेकेंड एडिशन 1674 में आया था, जो कि 12 बुक्स में अरेंज है। जिस तरह से वर्जिल की एनिड में हमें देखने को मिलते हैं, उसी तरह से जॉन मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट में भी हमें ये बुक्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें इसे मिल्टन का मास्टरपीस कंसीडर किया गया है, जिससे उनको ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट की रेपुटेशन में शामिल कर दिया था हमेशा के लिए। इस पोयम को बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन माना जाता है, कि एक बिब्लिकल स्टोरी है जिसमें एडम और ईव का टेम्पटेशन दिखाया जाता है बाय द फॉलन एंजल सैटर्न, और जो उसके साथी थे ईडन, गार्डन ऑफ ईडन में। ठीक है, द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड इज। पैराडाइज रिगेन्ड की थीम क्या थी? सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट इन विल्डरनेस, Saturn's encroachment in heaven, war between Saturn and man, none of these. Right answer हो जाता है Paradise Regained। Saturn's temptation of Christ is wilderness इसकी थीम मानी जाती है। इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन ने इसको 1671 में पब्लिश कराया था। ये क्लोजेट ड्रामा सैमसन एगोनिस्ट के साथ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, who described Milton in the words God-gifted organ voice of England and the mighty-mouthed inventor of harmonies? Tennyson, Browning, T.S. Eliot या नाहम जेम्स। राइट आंसर हो जाता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये बोला था, God-gifted organ voice of England and the mighty-mouthed inventor of harmonies. मिल्टन स्टाइल इन पैराडाइज लोस्ट। पैराडाइज लोस्ट में जो मिल्टन का स्टाइल है उसे क्या कहा जाता है? वीक स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल, हार्मोनियस स्टाइल या स्कैटर्ड? राइट आंसर हो जाता है ग्रैंड स्टाइल। पैराडाइज लोस्ट में मिल्टन का जो लिखने का स्टाइल था, जो उनकी कॉम्प्लेक्स वोकैब उसमें उन्होंने लिखी थी, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस जो इंक्लूड किया था उन, और एक्सटेंडेड सिमली और इमेजेस का उन्होंने जो यूज किया था, उसको ग्रैंड स्टाइल कंसिडर किया गया, और ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने उन्हें कंसिडर किया था। सैटर्न इन पैराडाइज लोस्ट इज कंपेयर टू। सैटर्न को पैराडाइज लोस्ट में कंपेयर किया जाता है मून, सन, पोलर स्टार या लेवियथन। लेवियथन से, लेवियथन इसका राइट आंसर हो जाता है। मिल्टन ने जो सैटर्न का साइज है वो लेवियथन से कंपेयर किया है, क्योंकि लेवियथन लॉन्ग एंड लार्ज एक जायंट है, लेम फ्लोटिंग मैनी अ रूट इन बल्क एज ह्यूज। इस तरह से उन्होंने सैटर्न को एज अ लेवियथन वहां पर कंपेयर किया है। मिल्टन wrote his pastoral elegy Lycidas on the death of Edward King, his wife, his father, his mother. अपनी वाइफ को तो उन्होंने मीथॉट एस्पाउस्ड, इस तरह की कुछ, वो जो सोनेट था वो उन्होंने उसको डेडिकेट किया था। तो यहाँ पर पेस्टोरल एलेजी लिसिडस को उन्होंने एडवर्ड किंग को डेडिकेट किया, जिसको उन्होंने 1637 में लिखा था, और ये हमें 1638 की कलेक्शन ऑफ एलेजीज में देखने को मिलती है। एडवर्ड किंग को उन्होंने ये डेडिकेट किया था, उनकी जो डेथ है वो शिप डूबने से हो गई थी, इरिश सी में उनका शिप डूब गया था वेल्स इन अगस्त 1637 में। उसी दौरान उन्होंने ये पेस्टोरल एलेजी लिसिडस लिखी थी अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की याद में। Who said Lycidas is the touchstone of poetic taste? किसने बोला था कि लिसिडस एक टच स्टोन है ऑफ पोएटिक टेस्ट? टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, ब्राउनिंग या आई.ए. रिचर्ड्स? राइट आंसर हो जाता है टेनिसन। टेनिसन ने लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट इस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं।
इन पैराडाइज लोस्ट हु इज नेक्स्ट टू सैटर्न, बीएलजेबब, बिलियल, एबल या क्रिस्ट? पैराडाइज लोस्ट में सैटर्न से नेक्स्ट बीएलजेबब को माना जाता है, जो कमांडर इन चीफ भी है पैराडाइज लोस्ट में, और जिसका हिब्रू मीनिंग होता है द गॉड ऑफ फ्लाइज। बीएलजेबब जो वर्ड है उसका हिब्रू मीनिंग होता है द गॉड ऑफ फ्लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन, लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स? ये किसने बोला था? कैंटर रिकेट, जॉन बेले, हरीश त्रिवेदी, आई ए रिचर्ड्स? ये बोला था जॉन बेले ने। मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन, लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स, इस तरह के वर्ड उन्होंने मिल्टन के लिए यूज किए थे। मिल्टन का एक अनफिनिश्ड ऑड भी माना जाता है पैशन नाम से, ठीक है, उनका एक अनफिनिश्ड ऑड है पैशन नाम से, इसको एक बार रीड कर लेना। और एक उनका अनफिनिश्ड रिलीजियस वर्क भी है, दे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, इस तरह से ये अनफिनिश्ड वर्क्स में उनके आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लोस्ट हु पजेस द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन? पैराडाइज लोस्ट में कौन ऐसा था जिस पर मिल्टन की क्वालिटीज को माना जाता था कि वो रखता था? सैटर्न, क्राइस्ट, बिलियल या बिल्जेबल? सैटर्न इसका राइट आंसर हो जाता है। जॉन मिल्टन ने कभी भी डायरेक्टली सैटर्न को एज द हीरो मेंशन नहीं किया, लेकिन जो उसकी द स्पिरिट ऑफ रिलायंस, मेंटल करेज जो उसका दिखाया गया है, एनवायरमेंट में जो उसकी इंडिपेंडेंट राइज होती हुई दिखाई गई है, ये सभी क्वालिटी सैटर्न के द्वारा वहां पजेस करती हैं एज अ मिल्टन, कि मिल्टन ने उनको एज अ हीरो वहां पजेस किया है। कॉमर्स वॉज प्रेजेंटेड इन ऑनर ऑफ द, कॉमर्स को किसके ऑनर में प्रेजेंट किया गया था? अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ सरे, नन ऑफ दीज? बी और सी तो कट जाते हैं क्योंकि दोनों ही विलियम शेक्सपियर के टाइम के अर्ल हैं। कॉमर्स एक मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कासल 1634, जिसका पूरा टाइटल माना जाता है। ये एक मास्क था जिसको चेस्टिटी के ऑनर में जॉन मिल्टन के द्वारा फोर में जॉन एगरटन, जो कि अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर माने जाते हैं, उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है जब उनको न्यू पोस्ट मिलती है उसके सेलिब्रेशन में एज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसन एगोनिस्ट इज अ क्लोजेट ड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर, हेरोइक ड्रामा या फार्स? सैमसन एगोनिस्ट क्लोजेट ड्रामा माना जाता है। सैमसन द चैंपियन ये टाइटल ग्रीक में इसका है, जो कि एक ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा बाय जॉन मिल्टन। इसका पब्लिकेशन पैराडाइज रिगेन्ड के साथ 1671 में देखा गया था। मनोआ एंड डेलिला आर कैरेक्टर्स इन, मनोआ और डेलिला किसमें कैरेक्टर्स हैं? सैमसन एगोनिस्ट, लिसिडस, कॉमर्स, पैराडाइज लोस्ट? राइट आंसर हो जाता है सैमसन एगोनिस्ट, जो कि एक ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है जिसमें मनोआ सैमसन के फादर हैं और डेलिला उसकी वाइफ है, जो कि उससे बिट्रेट करती है, यानी कि उसको धोखा देती है। और इसको पैराडाइज रिगेन्ड इन 1671 के साथ देखा गया था इस वर्क को। सैमसन एगोनिस्ट इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन, किस मॉडल पर यह आधारित है? सोफोकल्स मॉडल, डांतेस मॉडल, होमर्स मॉडल या नन ऑफ दीज? ये जो ट्रेजेडी है ये सोफोकल्स मॉडल्स पर आधारित है। मिल्टन ने इसमें जो एंशियंट मॉडल्स हैं उनको दिखाया है, स्पेशली एशिलस, सोफोकल्स एंड यूरिपाइड्स, ठीक है। तो उन्होंने इस ट्रेजेडी में वो वाले मॉडल्स यहाँ इंक्लूड किए हैं। हो सकता है कि आपसे सोफोकल्स मॉडल ना देके इन दोनों के नाम दे दिए जाए, एशिलस और यूरिपाइड्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन तीनों मॉडल पर ये सैमसन एगोनिस्ट बेस्ड थी। ये जो ड्रामा है सैमसन एगोनिस्ट मीडियाज रेस से स्टार्ट होता है। मीडियाज रेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो एपिक पोएम होती है वो मीडियाज रेस से ही स्टार्ट होती है। मीडियाज रेस यानी कि किसी भी प्ले के बीच में से शुरू करना। एक नैरेटिव वर्क जब किसी प्ले के बीच में से शुरू होता है, जो प्लॉट बीच में से ओपन होते हैं, मीडियाज रेस कहलाते हैं, ठीक है। एक्सपोजिशन इज बाईपास एंड फिल्ड इन ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे उसको भरा जाता है। जो पास्ट इवेंट्स है और फ्लैशबैक है वहां पर जाकर उनको दिखाया जाता है और बीच में से कोई प्ले शुरू किया जाता है, तो वो मीडिया रेस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हैमलेट को हैमलेट के फादर की डेथ के बाद से शुरू किया गया था, मतलब हैमलेट बिगिन आफ्टर द डेथ ऑफ हैमलेट्स फादर, मीन्स वहां पर हैमलेट की फादर को जो डेथ होती है उसको शो नहीं किया जाता, ठीक है, वो उसके बाद से शुरू किया जाता है, तो उसको भी मीडिया रेस से ही स्टार्टिंग उसकी मानी जाएगी। और जितने भी एपिक पोएम्स वगैरह होती हैं ज्यादातर मीडिया रेस से वो स्टार्ट होती है। The following lines are taken from Nothing is here for tears, nothing to wail or knock the breast, no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but well and fair. कहाँ से ली गई है? सैमसन एगोनिस्ट, लिसिडस, कॉमर्स, पैराडाइज डिग्री। राइट आंसर हो जाता है सैमसन एगोनिस्ट से ये लाइंस ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स, की बुक्स एब्सोल्युटली डेड थिंग्स नहीं होती, बट टू कंटेन अ पोटेंसी ऑफ लाइफ इन देम टू बी एज एक्टिव एज दैट सॉल बज हुज प्रिवेनी दे आर, ठीक है। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? एरियोपेजिटिका, लिसिडस, पैराडाइज लोस्ट या कॉमर्स? बुक्स के बारे में बोला गया है
तो ये ट्रैक्ट है एरियोपेजिटिका, वहां से लिया गया है, जो कि 23 नवंबर 1644 को आया था, जब इंग्लिश सिविल वॉर अपनी हाइट पर था। और ये जो ट्रैक्ट है ये मिल्टन ने लिखा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, what needs thou such weak witness of thy name, and so sculptured in such pomp lie, that kings for such a term would wish to die. The above lines are taken from Areopagitica, Lycidas, Paradise Lost on Shakespeare. Dear son of memory, great heir of fame. ये लाइन हम कई बार सुन भी चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाता है ऑन शेक्सपियर, जो कि जॉन मिल्टन का 16 लाइन की एक पोएम है, जिसको उन्होंने 1630 में लिखा था, यानी कि जब उन्होंने वर्क लिखने स्टार्ट किए थे। अपनी अर्ली पोएम्स में उन्होंने शेक्सपियर पर ये लिखा था, ऑन शेक्सपियर। और ऑन शेक्सपियर को, जो ये मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश पोएम है एनोनिमसली, जो शेक्सपियर के द्वारा प्लेज का सेकंड फोलियो आया था 1632 में, उसके साथ पब्लिश कराया गया था। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन के द्वारा कब लिखा गया, तो 1630 में लिखा गया था। बट शेक्सपियर का जो सेकंड फोलियो आया था प्लेज का एनोनिमसली ऑन शेक्सपियर, जो कि मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, शेक्सपियर के प्लेज के सेकंड फोलियो के साथ वो पब्लिश कराया गया था इन 1632। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन बोरोड द आइडिया थीम फॉर कॉमर्स फ्रॉम। मिल्टन ने कॉमर्स का जो आइडिया और थीम थी वो कहाँ से बोरो किया था? होमर्स इलियड, वर्जिल सेनेट, होमर्स ओडिसी, स्पेंसर्स फेरी क्वीन। राइट आंसर हो जाता है होमर्स ओडिसी से उन्होंने ये आइडिया लिया था। ठीक है, कॉमर्स एक मास्क है जिसको चेस्टिटी के ऑनर में जॉन मिल्टन ने लिखा था, और इसको मिकालमस 1634 के सामने जॉन इगर्टन के सामने, जो कि अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे, प्रेजेंट किया गया था। उनकी जो न्यू पोस्ट उन्हें मिली थी लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स की, उसके सेलिब्रेशन में। कॉमर्स को एनोनिमसली 1637 में एक क्वार्टो में इशू कराया गया था बाय हम्फ्रे रॉबिन्सन, जो कि एक बुक सेलर थे। ठीक है, व्हाट पोस्ट डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें कौन सी पोस्ट मिली थी? लेटिन सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल, एजुकेशन सेक्रेटरी, प्योरिटन सेक्रेटरी। राइट आंसर हो जाता है लेटिन सेक्रेटरी की उन्हें पोस्ट मिली थी, जो उन्होंने एक्सेप्ट की थी, द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स, कॉमनवेल्थ काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑन 16 मार्च 1649 को। ठीक है, ये लेटिन सेक्रेटरी की पोस्ट उन्होंने जो क्रॉमवेल जब वहां आए थे, उनकी जो गवर्नमेंट आई थी कॉमनवेल्थ काउंसिल ऑफ स्टेट, तब वो फॉरेन टंग्स चुने गए थे। बिहेडेड ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, आफ्टर द बिहेडेड ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, जब चार्ल्स फर्स्ट को वहां पर गद्दी से उतार दिया गया था, उनका सिर वगैरह काट दिया गया था, उसके बाद उन्हें ये पोस्ट मिली थी। द लैंग्वेज ऑफ पैराडाइज लोस्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डैश एंड सिंटेक्स ऑफ डैश। ठीक है, जो पैराडाइज लोस्ट की लैंग्वेज थी वो इन्फ्लुएंस थी किससे, किस सिंटेक्स से? लेक्सिस, लेटिन, लेक्सिस एंड लेटिन, नन। तो आंसर सी राइट हो जाता है लेक्सिस एंड लेटिन। जो पैराडाइज लोस्ट की जो लैंग्वेज थी वो लेक्सिस और सिंटेक्स ऑफ लेटिन से इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, इसमें लेटिन वर्ड्स और फ्रेजेस का एक्सटेंसिव यूज हमें देखने को मिलता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इसमें देखने को मिलती है, जो कि लेटिन सिंटेक्स से रिजेंबल की जाती है, यानी कि आइडेंटिफाई की जाती है। जॉन मिल्टन ने लेटिन का बहुत अच्छे से इस एपिक पोएम में यूज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में किस पोएम्स को उन्होंने लिखा है? इल पेंसिरेसो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मसारी इनफायरमेंट, लिसिडस। राइट आंसर हो जाता है इल पेंसिरेसो। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट यानी कि 8 सिलेबस जिसमें होते हैं, कंसिस्ट ऑफ पेयर लाइन, 8 सिलेबस ईच। कॉमन फॉर्म है पोइट्री के, जिसको लेट मिडिल एजेस के ड्यूरिंग देखा जाता है। जो दोनों पेयर पोएम है एल एलिग्रो एंड द सेकंड पेंसिरोसो। ठीक है, जो कि ऐसा माना जाता है 1631 में आई थी, लेकिन इनको 1645 की एंथोलॉजी में देखा जाता है। ये इनको जॉन मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक वर्ड्स में लिखा था। ठीक है, लाइन ऑफ वर्ड्स विद 8 सिलेबस। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये आप सबके लिए हो जाती है।